बचपन में हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं एंड आई एम श्योर आपके भी ज़रूर रहे होंगे। आज मुझे जखीरापुर पे सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है और एक इंसान है कोई जहाज में चल रहा है, तो ये मेरे लिए सच है कि क्लिक यही किया। और जैसे ठेला खड़ा करते थे हम लोग, ऐसे ग्राहक ऐसे आने लग गए, ऐसे हमारी सेल बढ़ गई। 1995 में हमारे ठेले पर रेट पड़ गई थी। सबसे बड़ा रिस्क आपने कब लिया? अपनी सीट के पीछे हमने लिखवा रखा, कभी आओगे दिखाऊंगा, धैर्य। तो धैर्य इंसान को रोकता है। वो देखो बिजनेस का टर्निंग पॉइंट वो हो गया कि जो लोग नई उम्र के लड़के आते थे पढ़े लिखे, कहते ओए बिट्टू टिक्की वाला ठेले पे व्यवसाय लगा रखा, ओ देखो ओ देखो। अरे यार इसके बाद ईमेल भी है, ईमेल एड्रेस भी है। आप बताइए, आप हार्ड वर्क पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि डेस्टिनी पे? किसी तरह से भारत की किताबों से 30 साल तक के बच्चों को ये डेस्टिनी, नसीब, तकदीर ये शब्द हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सपने आंखों में बुन लिए जाते हैं, कुछ इरादे दिल में चुन लिए जाते हैं। जो ठान लेते हैं जी जान से मेहनत करना, उनके कदमों में जहां रख दिए जाते हैं। नमस्कार, आप सभी का जिम्स फाउंडर सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदला है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ एक ब्रांड बनाया है, बल्कि एक कहानी लिखी है जो सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा है। हम बात कर रहे हैं बिट्टू टिक्की वाला के फाउंडर श्री सतीराम यादव जी की, जिन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से ठेले से शुरू की और फिर उसे एक बड़ी पहचान दी। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी, उनके अनुभव और उनके अद्भुत सफ़र के पीछे की प्रेरणा की। सतीराम जी, आपका जिम्स फाउंडर सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि बचपन में हर व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं एंड आई एम श्योर आपके भी ज़रूर रहे होंगे। आपने बिट्टू टिक्की वाला की शुरुआत कैसे की? क्या आपको बचपन से एक पैशन था कि आप कोई टिक्की का ब्रांड बनाएंगे, और वो भी इतनी फेमस टिक्की का ब्रांड कि आज की डेट में लोग आपको आपके नाम से कम जानते हैं और बिट्टू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आपकी बचपन से लेके बिट्टू टिक्की वाला तक की जर्नी कैसी रही? प्रवीण जी, मैं पीछे अयोध्या के पास एक छोटा किसी ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मेरे मम्मी पापा, मैं छोटा था, कोई 6-7 साल का, तभी वो मर गए थे। और मेरे बड़े भाई एज ए फादर उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैं 1985 के आसपास मैं रोज़गार की तलाश में मुंबई गया था। ओके। मुंबई गया तो मेरे वहाँ रिश्तेदार वेल एस्टेब्लिश थे। उनके साथ मैं एक फैक्ट्री, शायद आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रेलवे का पार्ट्स बनाती है, उस फैक्ट्री का नाम मुकुंद आयरन स्टील प्लांट। अच्छा। तो मैं अपने रिश्तेदारों से कहा, वो मेरा पैशन था, सोच थी, कुछ करना है। तो मैंने रिश्तेदारों से कहा कि मुझे इनके जो मालिक हैं, उनके मालिक का नाम वीरन शाह था। अच्छा। तो मैंने कहा एक बार किसी तरह से मुझे मालिक से मिलवा दिया जाए। तो मेरे रिश्तेदार बोले कि अरे ये क्या, आप तो आए हो कुछ सर्विस के चक्कर में, आप वीरन शाह से क्यों मिलना चाहते हो? वो मेरी इंटरनल सोच थी। तो खुदा न खास्ता कोई 3-4 दिन के बाद किसी तरह से मुझे वीरन शाह से मुलाकात हो गई। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा सोचता है अगर दिल से पूरे उससे, तो हो जाता है। बहुत खूब। तो उससे जब मुलाकात हुई वीरन शाह साहब से, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं जब उनके ऑफिस में गया, उनका सिंपल सा सिस्टम और वो क्या कहते हैं, औरा उनका झलक रहा था। तो मैं ऐसे हाथ जोड़ के पूछा, साहब आपकी जर्नी कैसे क्या?
तो वो मेरे रिश्तेदारों से पूछने लगे कि क्या क्या वजह है मुझसे पूछ रहे हैं। तो मेरे रिश्तेदार ने कुछ बताया उनको। उन्होंने बताया कि मैं बचपन में सर पे रख करके भांडे बेचा करता था। गुजराती लोग भांडा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बोले मैं गुजराती, शाह साहब गुजराती है, वीरेंद्र शाह गुजराती। तो बोले मैं बचपन में भांडा बेचा करता था और आज ये सब कुछ है। दो चार बातें और हुई। तो प्रवीण जी रियली मेरे दिमाग में बात वहीं क्लिक कर गई कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना। बॉम्बे में कोई बात बन नहीं पाई। फिर मैं कोई 1989 में दिल्ली आ गया। दिल्ली आते ही मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में, चूंकि मैं एमए पास हूँ, प्राइवेट स्कूल में मुझे 5वीं क्लास तक के लिए टीचिंग की जॉब मिल गई। तो मेरी इंग्लिश वगैरह ऐसे थी, तो रात को रट्टा मारता था और सुबह जा करके मतलब पूरे पैशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाता था। तो कई बार बात आती थी, वो जो पूरब वाले सर हैं, चूंकि मैं अयोध्या से हूँ, वो जो पूरब वाले सर हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। पूरे पढ़ाता था तो पूरे एकदम बिल्कुल फुल उसमें पैशन के साथ। बट वो बात फिर दिमाग में घूमने लग गई कि मैं इस टीचिंग जॉब में क्या कितना ऐसी कुछ बात आई। मैं 6 महीने, आफ्टर 6 या 8 महीने के बाद मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देकर के हमने ट्यूशन सेंटर खोल लिया। ट्यूशन सेंटर रियली प्रवीण जी इतना अच्छा चल रहा था। मैं 1 साल चलाया, उसके बाद मैंने वहां से रिजाइन दे दिया, उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद किसी के साथ मिलकर के हमने एक बहुत बड़ा कारोबार खोल लिया। मेरे पास पैसा नहीं था, बट जिसके साथ खोला उसने मेरे पर ट्रस्ट करके कि आप ये देखोगे। मैंने कहा ये देखना क्या, मैं रात दिन काम करूंगा, क्योंकि मैं मेहनती हूँ, आज भी काम करता हूँ ढंग से। तो मैंने जो बिजनेस खोला, वो बिजनेस हार्डली 1 या 1.5 साल तक मैं चला पाया उसको। उसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी आई कि वो बिजनेस मुझे बंद करना पड़ा। ओके। टीचिंग के बाद बिजनेस, दिल्ली में बिजनेस में लॉस हुआ, वो बंद करना पड़ा। बंद करने के बाद कहानी सच ये है कि मेरी यूपी में शादी होती है, तो एक पहली शादी में तो पत्नी आती नहीं है, उसके बाद एक गौना बोलते हैं, वो उसमें आती है। तो मेरा गौना नहीं आया था। अच्छा। तो वो बिजनेस ऐसा फ्लॉप हुआ कि मैं रियली ये कहते समय कई बार भावुक हो जाता हूँ कि मैं जखीरा पुल पे गर्मियों के महीने में 1 महीना सोया था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी बिजनेस में। और जब मैं जखीरा पुल पे सोने लगा तो उधर जो गौना आने की टाइम थी, वो भी ये हुआ कि अब गौना आएगा ही नहीं। मतलब ऐसी हालात आ गई है, ऐसे सिचुएशंस आई मीन मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार लाइफ में ऐसी हालात आती है, उस हालात में भी इंसान को अपने को संभालना पड़ता है। एनीवे खैर, तो जखीरा पुल पे मैं रात को सो रहा था, सोता ही था, ऐसे ऊपर से कई बार जहाज जब ऐसे गुजरती है तो अगर उसको लैंडिंग की नहीं मिलती है समय, तो उसको लोग घुमा देते अगेन। तो जहाज ऐसे ऊपर जाती थी, तो मेरे दिल में ये बात आई कि इस जहाज में इंसान ही तो बैठा है, और हम एक ऐसे इंसान है कि जो हमारे जखीरा पुल पे सोने के लिए, उस टाइम गरीबी ऐसी थी, लाइट वेट की समस्या ऐसी थी कि अक्सर जखीरा पुल पे लोग आके सोते थे, वहाँ जगह नहीं मिलती थी एक चादर बिछाने के लिए, कि आज मुझे जखीरा पुल पे सोने के लिए जगह नहीं मिल रही है और एक इंसान है को जहाज में चल रहा है। तो ये मेरे लिए सच है कि क्लिक यही किया कि एक दिन मैं भी जहाज में बैठूंगा, जबकि सोने के लिए जखीरा पुल में सोया था। एक सपना देखा। आफ्टर दैट प्रवीण जी,
मेरा सगा भांजा, मेरी एक ही बहन है, उनके बेटे रमाकांत यादव हैं, वो किसी अच्छी दुकान पे नौकरी करते थे। उस दुकान पे वो टिक्की बनाते थे। अच्छा। फिर मैंने उनसे सलाह किया कि भांजे रमाकांत, क्या हम लोग कहीं टिक्की काम खोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा मामा खोल सकते हैं। आफ्टर देन प्रवीण जी, हमने किसी से बनी बनाई ठेली पुशकार्ट लिया जिस पर लिखा था बिट्टू राजा की टिक्की। अच्छा। जिससे ठेला लिया, उसको पहले हमने रिनोवेट करवाया कि बिट्टू राजा की टिक्की की बजाय हमने लिखवाया बिट्टू टिक्की वाला। बिट्टू टिक्की वाला लिखवाया, और हम दोनों ने रानी बाग में गुरुद्वारा भाई लालू जी के सामने ठेला लगाया। अब आगे कैसे मैं आपसे बताऊं, हार्डली मैं 5 से 7-8 दिन तक मैंने प्रेरित धोया था। उसके बाद मेरे अंदर था, क्या था उसको क्या बोलना है, कि हमने फट 1-2 लड़के रखा जो प्रेरित धुलने वाले थे, और मैं जो ग्राहक आते थे उनके सामने तरीके से खड़े होकर के बातचीत करना, सर टिक्की चटनी ये वो, या कई बार मैं तवे पे खड़ा हो जाता था। अब वो कहानी धीरे 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 ऐसे बढ़ गई कि मेरे यहाँ ठेला लगने से पहले मैं क्या करता था, कम से कम 200 मीटर में पानी छिड़कता था। तो जब पानी छिड़कता था तो ग्राहक कहता था कि बिट्टू का ठेला आने वाला है, और जैसे ठेला खड़ा करते थे हम लोग, ऐसे ग्राहक ऐसे आने लग गए, ऐसी हमारी सेल बढ़ गई कि 1995 में तब सेल टैक्स हुआ करता था। अब तो जीएसटी हो गया, उस टाइम सेल टैक्स हुआ करता था। सेल टैक्स था। 1995 में हमारे ठेले पर रेट पड़ गई थी। अच्छा जी, रेट पड़ गई थी। और जब रेट पड़ी तो आप लोग बिलीव करना, मैं बड़ा खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि यार ठेले पे रेट, मेरे ठेले पे रेट। मुझे खुशी आई, क्योंकि मैं कुछ सोचा, और शाम को ही चला गया। एक पेपर पंजाब केसरी निकलता है, जानते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब केसरी के यहाँ वो जो वहाँ मैडम है, मेन नाम उनका नहीं मुझे याद आ रहा, मैं गया, रिक्वेस्ट किया कि मैम ऐसे ऐसे मैं मेरे ठेले पे थोड़ा नाम हो गया था, बिट्टू टिक्की फेमस हो गया था, तो ऐसे रेट पड़ गई है, मैं चाहता हूँ इसको अखबार के फ्रंट लाइन पे चाहता हूँ। तो वहाँ उनके जो थे लोगों ने कहा कि कुछ लगेगा, ठीक है, देना पड़ता है, आपकी ऐड आएगी, उसका पैसा लगेगा। मैंने कहा पैसा दूंगा। अगर मतलब उन्होंने इतना बढ़िया, मैम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना बढ़िया से मेरे बारे में लिखा। अगले दिन वो बिट्टू टिक्की वाला ठेले वाला जो पूरे दिल्ली में पेपर के माध्यम से उसकी पब्लिसिटी हो गई। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपने अपनी शुरुआत जब आप गांव से निकल के शहर में पहुंचे तो आपने टीचिंग जॉब अपनाया, उसके बाद आपने एक ट्यूशन सेंटर में काम किया, वो आपका अपना ही था। उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की जो चला नहीं, जिसे बंद करना पड़ा और आप बहुत परेशान हो गए। कभी आपके दिमाग में फिर ये नहीं आया, क्योंकि जब आप ज़कीरा पे सो रहे थे 1 महीने तक लगातार, आपके दिमाग में ये नहीं आया कि चलो मैंने एमए कर रखा है, मैं एक नौकरी ही कर लूँ, वापस टीचिंग जॉब में चला जाऊँ या वापस ट्यूशन सेंटर में अपनी किस्मत को आजमाऊँ? कभी ऐसा नहीं सोचा आपने? आपके दिमाग में बस यही था, शायद एक फतूर था कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, कुछ ऐसा था आपके दिमाग में? जी मैम, वो फितूर लगा जज्बा, वो जज्बा था ना। ना ना, मुझे नौकरी मिल रही थी तब, उस टाइम ऐसा वक्त था, नौकरी मिल रही थी ना। इतना झंझट झेला हूँ, और सबसे बड़ा तो मेरे दिमाग में अंकुरण हो गया था जब मैं मुंबई में बीरन शाह से मिला था। वो जो उन्होंने कहा था मैं सर पे भांडे बेचा करता था, वो अंकुरण हो गया था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ जब आपने बिजनेस की शुरुआत की और 1.5 साल के बाद जब आपको लगा कि अब ये मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, इसे बंद कर दूं, तो कोई एक डिसअपॉइंटमेंट, कोई एक डिससैटिस्फैक्शन दिमाग में नहीं थी? कि कुछ ऐसा दिमाग में नहीं आया कि अगला बिजनेस शुरू करूंगा तो वो पता नहीं कितना चुनौतीपूर्ण होगा,
उसको कैसे करूँगा, पैसा कहाँ से लाऊंगा, कुछ ऐसा आपके दिमाग में नहीं आया? फिर भी आप सोचते रहे कि मुझे बिजनेस ही करना है। वो जज्बा आपके अंदर आया कैसे? किसने दिया आपको वो जज्बा? जब कभी आपके बच्चे, आप बिजनेस करोगे तो एक बात मेरी जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दिन भर में 10 बार ऐसा टाइम आएगी अब क्या होगा, मतलब उसकी कोई अनसर्टेनिटी, बिजनेस अनसर्टेनिटी होता है। वही तो संभाल है कि आप अगर माइंड डगमगा गया, आपकी थॉट, आपका साहस कमजोर होगा, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, उसके बाद भी आपको पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा। बहुत बड़ा, इतना बड़ा मंत्र है पेशेंस जो है ना। बिल्कुल। हमारे ऑफिस में 15 साल से एक शब्द अपनी सीट के पीछे हमने लिखवा रखा, कभी आओगे दिखाऊंगा, धैर्य। तो धैर्य इंसान को रोकता है। वो धैर्य के लिए, अब आप कहोगे पैशन कहाँ से आता है, धैर्य कहाँ से आता है? इन सब की जर्नी जो है ऑनेस्टी है। यदि आप ऑनेस्ट हैं, आप अपने आप से दिन भर में देखो तो कई बार लगता है, अगर सोचोगे तरीके से, तो दिन भर में कई बार हम जान के ऐसी गलतियां करते हैं। मैं तो अपने बारे में बोलूंगा, किसी बार नहीं बोलूंगा। मैं अपने बारे में कई बार दिन में ऐसी मुझसे गलतियां होती है जो मेरे जान करके होती है, जानते हुए होती है, ये जानते हुए गलत हो रहा। तो वो जो गलतियां होती हैं उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। इन सबसे पैशन, कई बार हमारी अपनी सोच है, मैं बोलता हूं अपने स्टाफ में कि साहस, जज्बात की माँ का नाम है ऑनेस्टी। बहुत बढ़िया। ऑनेस्टी है तो आप आगे निकल जाएंगे। तो मैं वहाँ था कि मेरा रेट पड़ गई, अगले दिन अखबार में पूरा आ गया और बिट्टू टिक्की वाला का नाम फैल गया। एक साथ साथ एक बात और है, केवल टिक्की ही बेचना, बढ़िया से बढ़िया बेचना, वो एक बात है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ना कुछ डेली नया सोचना, इनोवेट करना, प्रचार में, मार्केट में बने रहना, मार्केट में चर्चा में बने रहना। तो 1995-96 के आसपास ये मोबाइल फोन्स आए थे। एक साइबर कैफे आया था उस टाइम, स्टार्टिंग हुई थी साइबर कैफे की हमारी दिल्ली में 1995 के आसपास साइबर कैफे आया था। मैं आज भी नहीं जानता हूं कि व्हाट इज साइबर कैफे। मैं आज भी नहीं जानता हूं कि व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज वेबसाइट क्या है, व्हाट इज ईमेल। मैं आज भी सही तरह से वेबसाइट देख लेता हूं, ईमेल वगैरह नहीं देख पाता हूं। 1995 एक आदमी मुझसे टकराया, उसने मुझसे कहा कि बिट्टू जी वेबसाइट बनवा लो, बिट्टू जी ईमेल एड्रेस लगवा लो, बनवा लो, ऐसा होगा वैसा होगा। वो मुझसे बोलता रहा और मैं सुनता रहा। मेरी समझ बिल्कुल नहीं है, सच बोल रहा हूँ, मेरी समझ बिल्कुल नहीं आया। मैंने कहा ये बताओ इसका खर्चा कितना आएगा वेबसाइट का, और ये ईमेल क्या लगेगा। उसने पता नहीं कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था उस टाइम, 17-18 हज़ार। मैंने कहा भैया, अगले दिन हमने कहा ये रहा 17,000 रुपया, आप मेरी वेबसाइट, आप मेरी ईमेल, आप क्या बनाओगे मुझे आइडिया नहीं है। उसे मैं 5-7 दिन के अंदर बना करके प्रवीण जी ला के मुझे कहा ये अपने ठेले के पीछे एक बोर्ड लगा दो, उस बोर्ड पे उसने जो बताया उसे लिखवा दिया, वेबसाइट ये, ईमेल ये, ऐसे ऐसे लिखवा दिया। अच्छा। अब वो देखो बिजनेस का टर्निंग पॉइंट वो हो गया कि जो लोग नई उम्र के लड़के आते थे पढ़े लिखे, कहते ओए बिट्टू टिक्की वाला ठेले पे वेबसाइट लगा रखा, ओ देखो ओ देखो, अरे यार इसके बाद ईमेल भी है, ईमेल एड्रेस भी है। अच्छा, मैं भी नहीं समझता था, सच मैं भी नहीं समझता था। पर वो दो चीज, वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस, वो मेरे बिजनेस में थोड़ी सी और चार चांद लगा दिया। बहुत बढ़िया। तो आई मीन आपको लकीर के फकीर नहीं होना है। बिल्कुल। जो काम है उस काम में आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, एब्सोल्युटली, नया नया जोड़ते रहना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा कहता हूं, डेली 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 कुछ ना कुछ नया उसमें करना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हैं वो नया, जो अच्छा हो, और वो अच्छा हो जो समाज का भला हो। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है प्रवीण जी,
हमारे काम से यदि समाज का भला नहीं हो रहा, देश का भला नहीं हो रहा, तो हमारा भला कभी नहीं हो पाएगा। हमारी कामयाबी का राज अगर कुछ है तो बिल्कुल ट्रूली बाय हार्ट बोल रहा हूं, आपका स्टाफ, हमारा स्टाफ, समाज, टैक्स वैक्स हम तो 1995 से दे रहे हैं। इस टाइम हमारी कंपनी टैक्स मामले में, अरे मैं क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता बट बोल रहा हूं, टैक्स वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से टैक्स वगैरह जाता, देना चाहिए। देश अपना है, भारत माता अपनी है। अगर हम उसके टैक्स नहीं देते हैं तो फिर तो हम तो आए, जिए, खाए, गए। अरे देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ करता है वो व्यक्ति निश्चित कामयाब होता है। बिल्कुल परफेक्ट जी। आपने बात की कि हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए जी। कुछ ऐसे सामाजिक कार्यों से आप जुड़े भी होंगे सर, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? थैंक यू मैम। प्रवीण जी, मैं जिस गांव में पैदा हुआ वहाँ लड़कियों के लिए, पहले लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया। हमारे यूपी में 12वीं तक के लिए को कॉलेज बोलते हैं, इंटर कॉलेज। बिल्कुल। दिल्ली में स्कूल बोलते हैं। तो फर्स्ट तो हमने कॉलेज बनाया। कुछ नहीं, बाद में देखा जाए, हमने मकान तभी 2-3 साल पहले लिया, 4 साल पहले मकान लिया दिल्ली में। पहले कॉलेज बनाया लड़कियों का, और जस्ट लाइक ट्रस्ट फ्री। तो उसमें मुझे एक पूरे अपनी एरिया समाज से बड़ा अच्छा, मुझे लोगों ने बड़ी अच्छी निगाहों से देखने लगे। मेरा समाज बड़ी अच्छी तरह से मेरी इज्जत करने लगा। उससे मुझे बहुत, जब समाज इज्जत देता है ना तो व्यक्ति का साहस बढ़ जाता है। उसमें एक अलग तरह की उमंगे तरंगे आती है। अरे तो मैं वो कॉलेज खोलते ही तो एक तो वो है, और मैं इंटरनल बताऊं तो ये फैक्ट है, चेक कर सकते हैं लोग। हम इस कारोबार में 2 पार्टनर हैं, हम और हमारा सगा भांजा रमाकांत जी, 35 साल से। ये भी एक अजूबा है कि 35 साल से हम दोनों पार्टनर हैं और बड़ा आपस का बड़ा प्रेम भाव है, एकदम बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं पूरी कमाई का, पूरी इनकम का सिर्फ 17% लेता हूं। अच्छा। 1 लाख कमाई आई, उस 1 लाख में से मैं सिर्फ 17,000 लेता हूं, 17%। बिल्कुल। अब वो 83%, 83% का हमने वो बना रखा कि ये हमारा भांजे का हिस्सा है, ये समाज का हिस्सा है, ये यहाँ का हिस्सा है, वहाँ का हिस्सा। तो मैं एजुकेशन वगैरह को लेकर के हमने वहाँ बनाया एक अपना यहाँ बनाया, BTW सहयोग फाउंडेशन। अच्छा। उसके थ्रू डोनेट करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो भला तो करना चाहिए, तभी मेरा भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात बताइए, आप तो खुद ठेला लगाते थे एक ज़माने में, बिजनेस तो आपका बाद में बढ़ा। कोई ऐसा कस्टमर एक्सपीरियंस आपको याद है जिन्होंने आपको आके आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस कस्टमर के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ठेले पे खड़ा था शाम के टाइम, और वो मेरी सोच थी, टॉप से टॉप सोच रखनी चाहिए, अच्छी से अच्छी सोच रखनी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए वो टॉप की सोच आपकी इम्प्लीमेंट हो। तो मेरे दिमाग में था कि इतनी भीड़, हमारे इतना ग्राहक आते थे, इतनी भीड़ लगती थी, तो कई बार रोड पे डिस्टरबेंस होती थी। तो पुलिस डिपार्टमेंट है या MCD डिपार्टमेंट है, चूंकि हम ठेला तो अवैध ही लगाया था रोड पे, तो कई बार तो ऐसी परेशानी आई है कि मैं ऐसे किस तरह से बोलूं, मैं कम से कम 50 बार लगा ठेला जैसे लगाया, MCD आई और पूरा ठेला लेके चली गई। अच्छा। और जब MCD वाले ठेला लेके चले गए होंगे तो वो आप मेरे कहने से कितना सुनोगे, कितना समझोगे, पर मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी 50 बार, वो मैं बयां नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। उसी दौरान की कहानी है। हमने अच्छा लंबा मूंछ वाला गार्ड रखा था कि कोई आए तो भैया गाड़ी साइड लगवाना। तो मूंछ वाला जो गार्ड था
लठ लेके खड़ा था, एक लंबी सी गाड़ी आई। तो मैंने भैया इस गाड़ी को आगे खड़ी करवाना, नहीं तो मेरे यहाँ ठेले पे खड़ी होते ही दिक्कत होगी, परेशानी होगी। गार्ड ने क्या किया, उन साहब की गाड़ी बहुत आगे ले गया, बोला यहाँ खड़ी करो गाड़ी सर, टिक्के ही आ जाएगी। उस साहब ने क्या कहा उस गार्ड से, मैं टिक्की बाद में खाऊंगा, पहले उस व्यक्ति को बुलाओ के ले आओ जिसका ये ठेला है। अब देखिए इसको क्या टर्निंग पॉइंट क्या है। मैं आया, गार्ड मुझसे बोला वो सर बुला रहे हैं। मैं गया तो मेरा स्वभाव ऐसा, मैं अपना हाथ जोड़ के सर बताएं। वो उन्होंने कहा आप बिट्टू हो? मैंने कहा जी सर जी। बोले मुझे टिक्की नहीं खानी बिट्टू जी, ये आपका सिस्टम देख करके मुझसे आप मिलना ज़रूर। उन्होंने जेब से कार्ड निकाला, कार्ड दिया, बोले इस कार्ड के एड्रेस पे कल आ जाना आप। मैं ठीक है सर आ जाऊँगा। अगले दिन मैं उस एड्रेस पे चला गया, सुभाष पैलेस में यूनिटी ग्रुप के नाम से वो टावर बन रहे थे और उनकी उस दिन वो थी इनॉग्रेशन थी। तो उनका नाम है हर्ष बंसल। यूनिटी ग्रुप में मैं अगर उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेंटोर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंटोर कहते हैं, यू नो बेटर। प्रवीण जी उन्होंने मुझे कहा कि एक कोने वाली दुकान आपको दे रहा हूँ, अच्छा, और इसका इतना पैसा देना होगा। मैं बिलीव करना बाई गॉड कुछ बोला ही नहीं, सर ठीक है जो आपने कह दिया कह दिया। वो मेरा अपना ठीक है, मेरी अपनी ऐसी सोच है। मैं ठीक है सर आपने कह दिया ओके। बोले एक चेक दे जाना। तो मेरे पास उस टाइम तक कोई अकाउंट्स था ही नहीं, खाता खुला ही नहीं था, क्योंकि ठेले पे काम करता था। अब कैश आया कैश दिया, कैश आया कैश दिया। तो ये कहानी 1995 से पहले की है। जब हमारा रेट पड़ी थी 1995 में, उससे पहले 94 लास्ट की बात है। तो उन्होंने कार्ड दिया, बोला एक चेक दे देना, कोई पता नहीं 10-12 हज़ार ऐसे था, और ये दुकान आपकी होगी। मैं किसी दूसरे के नाम का चेक ले जाकर उनको दे दिया अगले दिन। तो कहानी ये है कि उनसे टच में जाते ही एक तो दुकान मेरी हुई, पर मैं बिलीव करना प्रवीण जी आज भी मैं हर्ष जी से मिलता हूँ। 6 महीने की मेरी कोई समस्या होती है, वो समस्या मैं ऐसे पेपर पे लिख के ले जाता हूँ, और रात को टाइम मिलती है हर साहब से मुझसे मिलने के लिए, और 10 समस्या लिख के ले जाता हूँ, तो 5 से 6 मिनट में हमारी 10 की 10 समस्या हल हो जाती है। क्या बात है सर। तो वो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर हर्ष बंसल, यूनिटी ग्रुप के मालिक, जो इस टाइम इंडिया गेट पे पृथ्वी रोड पे रहते हैं। अच्छा, तो वो मेरे मेंटोर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। जी सर, आपकी बात सुन के मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में किस्मत का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप बताइए, आप हार्ड वर्क पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि डेस्टिनी पे? मैं क्या बोलूँ इस बात से, और ये बोलूँगा ज़रूर। ये हम भारत के युवाओं को, अपने देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर 25 से 30 साल की उम्र तक डेस्टिनी और किस्मत और नसीब शब्द लोग भूल जाएं, आने ना दें दिमाग में से बिल्कुल। मैं उनके पेरेंट्स भी कहूँगा कि आप अपने बच्चे को नसीब, किस्मत, तकदीर, डेस्टिनी, ये वर्ड 30 साल तक किसी तरह से उनके दिमाग में ना आए, तो मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ भारत बहुत आगे जाएगा। परफेक्ट। ये जो डेस्टिनी, ये जो डेस्टिनी है, नसीब है, तकदीर, ये वर्ड जो है ना, यही तो मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप मेरी बात मानो, बट बच्चों को जरूर मनवाओ। ये कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करती है। बिल्कुल, दिस इज माई थॉट। एब्सोल्युटली, हार्ड वर्क से ही किस्मत बनाई जा सकती है, मैं ऐसा मानती हूँ। जी जी जी। और आज की डेट में हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को इस चीज़ को सीखने की सख्त ज़रूरत है। जैसे आपने कहा, 25-30 साल तक हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि किस्मत जैसी कोई चीज़ है या डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ है। हार्ड वर्क पे बिलीव करेंगे, किस्मत अपने आप बन जाएगी। जी बिल्कुल। मैं तो ये कहना थोड़ा सा लगता है ज़्यादा हो जाएगा, किसी तरह से भारत की किताबों से 30 साल तक के बच्चों को ये डेस्टिनी, नसीब, तकदीर, ये शब्द हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी।
सर एक बात बताइए, स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है जी। आपने अपने आप को इस कंपटीशन में आगे बढ़ाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए? टिक्की, भल्ले, चीनी, तेल, आटा, चावल, दाल, ये सब तो यूज होता है, ये सेकेंडरी मैटर है। सबसे फर्स्ट जो स्टाफ है, सारी खेल कहानी स्टाफ के ऊपर आके अटकती है। स्टाफ को हाउ टू ग्रूम, स्टाफ को क्या सिखाया जाता है, वो स्टाफ का माइंड किस लेवल पे लीडर बनाता है, लीडर के माइंड के हिसाब से स्टाफ चल पड़ता है। तो बस उसमें कोई लंबी चौड़ी खेल है ही नहीं, ऐसा नहीं। टिक्की अच्छी, भल्ला अच्छा, उसके साथ साथ बहुत कुछ है, मेनी थिंग्स। टैक्सेशन है, ग्राहक है, हाइजीन प्लेस है, हाइजीन आउटलेट है, बिहेव है। और एक मैं बहुत अच्छा अपने स्टाफ को बार बार कहता हूँ, एक मेरी अपनी लाइन है, लाइन तो पुरानी, मेरी अपनी क्या है, इंसान अभाव मीन्स कमी। इंसान अभाव से गरीब नहीं होता है, इंसान स्वभाव से गरीब है तो पक्का गरीब रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। टिक्की भल्ले तो हमारे भांजे रमाकांत जी देखते हैं कैसे क्या है, बट मैं स्टाफ को वो उस लेवल का बनाना चाहता हूँ एज ए लीडर, एज ए ओनर। पूरे स्टाफ से मेरी रोज मीटिंग होती है, लीडर की तरह बात करो, एक मालिक की तरह बात करो और मालिक बनो। और प्रवीण जी इतना ही नहीं, हमारे यहाँ से कोई 90 लड़के निकले काम खोले, अब वो उस डेडिकेशन, उस पैशन, उस पेशेंस के साथ काम नहीं कर पाए, जब खूब बड़े जानकार थे। अच्छा, नहीं चला पाए, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। टिके रहना पिच पर वो बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ी बात है। और टिके रहना बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बड़ा कुछ चाहिए। वो 5-7 वर्ड बहुत जरूरी है, पेशेंस हो, हार्डवर्क हो, डेडिकेशन हो, भलाई की भावना हो, आर्ट ऑफ गिविंग, देने की कला हो। आर्ट ऑफ गिविंग इस जैसी कोई कला ही नहीं है। बिल्कुल। ये जब भी हम एक ब्रांड बना लेते हैं, उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने हर आउटलेट में क्वालिटी को, टेस्ट को मेंटेन रखें। हर आउटलेट में सेम चीज़ ही मिलनी चाहिए। इस चीज़ को बरकरार रखने में आपने क्या क्या कदम उठाए? आप मेरी फैक्ट्री है, एक दिन फैक्ट्री आप लोग आइए, आप बच्चे आए, ज़रूर। आप देखोगे मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। और पहली बात तो परफेक्ट एरिया में है। परफेक्ट एरिया मीन्स फूड पार्क राई, वहाँ केवल फूड वाले हैं। अच्छा। उस फूड पार्क राई में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अच्छी वेल सिस्टमेटिक। सिस्टम वर्ड भी साथ साथ चलता है, सिस्टम अगर नहीं चलेगा तो सभी फेल हो जाएगा। तो सिस्टम हमारे यहाँ पूरा सब सिस्टम है, हायरार्की है। टॉप हमारे यहाँ तो जो लैब की मैडम वो नेस्ले से आई है, और IIM अहमदाबाद का स्टाफ हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीम है, प्रॉपर वो सारा सब कुछ सिस्टम है। एक ही वर्ड है सिस्टम, सब सिस्टम के हिसाब से चलता है। कहीं ऐसा कुछ नहीं कि कोई पैरामीटर उसका है कि कितने ग्राम कैसे कैसे क्या, एवरीथिंग डिपेंड ऑन पैरामीटर सिस्टम। जी, हम ज़रूर सर अपने बच्चों को लेके आना चाहेंगे, आपकी फैक्ट्री दिखाना चाहेंगे। आई थिंक इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निश्चित मैम, वेलकम बच्चों का, आप भी आइए तो आपको लगेगा। आप तो मैं ऐसे कहूँगा, सॉरी, कि बच्चे आएंगे जब आप बताओगे ये है बिट्टू टिक्की वाले, सिंपल सा इंसान आपके सामने बैठा हूँ और ये बिट्टू टिक्की वाले हैं। और जब मेरी फैक्ट्री देखोगे 4 मंजिला इतनी बड़ी, तो एक बार बच्चों में उत्साह आएगा। और प्रवीण जी, उत्साह यदि इंसान में आ जाए, उत्साह यदि आ जाए, फिर तो क्या पूछना। वो एक वो कहावत है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बड़ा रोल जीवन में हौसले का है। हौसला नहीं तो मैं तो क्या बोलूं, सारी खेल हौसले की होती है। क्या बात है सर, वेरी नाइस। जी
सर अभी आपने बात की हौसलों की, तो मैं भी एक बात कहना चाहूँगी, हौसलों से जब तकनीक जुड़ जाए तो हर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाए। सर एक बात बताइए, आपने जैसे बात की इनोवेशन की, आपने बात की नई सोच की, हम बात करते हैं अब टेक्नोलॉजी की। आपने टेक्नोलॉजी को कैसे बिट्टू टिक्की वाला के साथ इंटीग्रेट किया है? कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स या कुछ डिजिटल मार्केटिंग या किसी और तरीके से अगर आपने टेक्नोलॉजी को आप बिट्टू टिक्की वाला तक लेकर आए हों, उससे आपके बिजनेस को और भी ज़्यादा फ़ायदा मिला हो, कुछ ऐसा आप अपना मुझे बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैम अभी हमने 2 मिनट पहले आपसे कहा ना कि 1995 में यदि हमारे यहाँ वेबसाइट और ईमेल एड्रेस आ चुकी होगी तो आज हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कितना बड़ा बिल्कुल, हो गया, एब्सोल्युटली, कितना बड़ा बेस हो गया, टोटली ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड, टोटली ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड। हमारी फैक्ट्री आओगे तो आपको लगेगा एक एक रुपए का, मैं फ़ोन पे एक एक मिनट में देखता हूँ कहाँ क्या सेल हो रही है, अब कहाँ क्या हो रहा। टेक्नोलॉजी आज के टाइम तो जवानों, अपने नौजवानों को समझाना है, बिजनेस करो, टेक्नोलॉजी साथ साथ पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। दिस माई थॉट, होना भी चाहिए। इसके बिना हम चल ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल है और हर सेक्टर में है। जी जी। सर आपका बिगेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क आपने कब लिया, वो रिस्क के बारे में बताइए। एकदम ट्रूली बोल रहा हूं, अपने बच्चों को सबको समझाना चाहिए, डेली रिस्क है, एवरी टाइम रिस्क है। सोचते कैसे हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या चेंज करते हैं, अब क्या होगा, अब स्टाफ में क्या होगा, और तो और परिवार में कब क्या होगा, कब पत्नी को कैसे क्या करना है, कहाँ खुश रखना है, वो भी हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा उनका भी रोल होता है। और मुझे तो ऐसा लगता है, ये मैं क्यों बोलने जा रहा हूँ, बिजनेस सारा एक तरफ, ये जो पत्नियां होती है ना, इनको संभालना, बिजनेस ज़्यादा यहाँ भी ध्यान देना पड़ता है, यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल। तो रिस्क तो एक बार आप स्टाफ से गर्म बोल दो तो मामला अटक जाएगा। अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है पत्नी, उनसे गर्म बोल दो तो मामला बिगड़ जाएगा। बहुत कुछ, बहुत, एवरी टाइम, दिस इज माई थॉट, एवरी डे रिस्क है। और हल्का सा अगर आप ध्यान नहीं रखे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर आपने पत्नी की बात की तो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि हमें पता लगा आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, आपकी दिन की जो शुरुआत है वो शायद 3:30-4 बजे ही सुबह हो जाती है, आप फैक्ट्री भी जाते हैं, आप रोज़ अपने एम्प्लॉयज़ से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में उनसे बात करते हैं, तो आप अपने घर के लिए सर वक्त कब निकालते हैं और कैसे निकाल पाते हैं? मैम देखिए, हमारे पास एक तो 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, और हम लोग सुबह नाश्ते में एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं। फ़ोन पे हम लोग दिन में कई बार बातचीत करते आते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं डेली, जैसे मेरा रूटीन है 4:30-5 से लेकर रात के 11 बजे तक, पर डेली नहीं। कई बार मैं दिन में, कई बार अक्सर होता है, सुबह काम निपटाया, देखा सुना, घर चला गया 11 बजे, 11 से 3-4 बजे तक घर आ जाता हूँ। कई बार जल्दी घर आ जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि माइंड को सुकून भी चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए। बिल्कुल। पत्नी के साथ मैं पूरा ऑल वर्ल्ड घूम चुका हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह घूम चुका हूँ। पत्नी को खुश रखना बहुत जरूरी है। अरे वो तो वो ब्रह्मा विष्णु से ऊपर होती है पत्नियाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। उनको संभालना, वही मैंने कहा ना, उनको संभालना बिजनेस से ज्यादा बड़ी खेल है। पत्नी खुश तो जग खुश। जग खुश, यस यस। अब हमसे अच्छा बोले जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या सोचा है सर, आप अपने बेटों को भी इसी बिजनेस में लेके आना चाहते हैं या उनके क्या प्लान्स हैं? मैम लेके आना नहीं चाहते हैं, आ चुके हैं। अच्छा। ये लोग बाहर से पढ़ के आए, हमारे बच्चे 3, हम दोनों पार्टनर के 3 बच्चे हैं। अच्छा। एक तो SP जैन कॉलेज मुंबई में है, बिल्कुल, जो ऐसी वहाँ पढ़ाई होती है कि जो बिजनेस की है, क्या है उसको आप ज़्यादा जानते होंगे। ये लोग बाहर से भी आ चुके हैं पढ़ के। अब ये लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करने लगे फैक्ट्री में। क्यों करने लगे? हमने ऐसी
आदत डाल दिया उनके अंदर। तो हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरे उत्साह के साथ हमारे बच्चे काम पे लग गए हैं। और निश्चित रूप से आपको लगा कि बिट्टू जी क्या किया आपने, 1 साल में कारोबार हमारा बहुत आगे हो जाएगा। जी प्रवीण जी, आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं? आपने क्या सोचा है कि आगे इंडिया में तो आपने बहुत जगह अपना कारोबार बढ़ा ही लिया है, बाहर इंटरनेशनल इसको बढ़ाने के बारे में आपने कुछ सोचा है? आपके और आगे आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में आपने क्या आप कदम उठाने वाले हैं बिट्टू टिक्की वाला को आगे बढ़ाने के लिए? हमारे इस कारोबार में 5-7 सेगमेंट है। जैसे एक सेगमेंट है कैटरिंग, वो एक सेगमेंट है। उसके बाद दूसरा है कि हम ऑल ओवर इंडिया मिलिट्री में माल भेजते हैं डेली 2 ट्रक। अच्छा। मैं भारत सरकार की जो रक्षा करते हैं लोग, उनको बहुत उसमें प्रॉफिट नहीं लेता हूँ, प्रॉफिट नहीं लेता हूँ। 2 ट्रक माल जाता है मेरा मिलिट्री में, वो भी एक सेगमेंट है। उसमें मुझे खुशी मिलती है कि देश की रक्षा करने वालों के लिए मैं माल देता हूँ। ऐसे एक हमारा CPC सेंट्रल पुलिस कैंटीन, उसमें माल जाता है। हमारे 20-22 आउटलेट हैं और हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होने लग गया है। कोरोना से पहले तो बहुत बड़ा काम था हमारा, ड्यू टू कोरोना थोड़ी सा काम सबका ऐसे हुआ था, मेरा तो हुआ था थोड़ी सा ऊपर नीचे हुआ, पर उसको भी हम बैलेंस कर ले गए। अब तो इतनी स्पीड से काम बढ़ रहा है। उस स्पीड से काम बढ़ने के पीछे एक ही रीजन है, जो हमारी टीम है, वेल क्वालिफाइड है। और टीम का हर व्यक्ति हमारे यहाँ जो है, एक चपरासी से लेकर के टॉप की सीट तक का व्यक्ति, उसको हमने कह दिया आप एज ओनर काम करो। ओनर की तरह लोग काम करते हैं। हमारे बच्चे भी ओनर की तरह, हमारी टीम भी ओनर की तरह। तो जब सब कुछ सही होने लगता है तो बहुत आगे जाने में कोई रोक सकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी प्लान क्या, आप 1-2 साल बाद देखना, आप मुझसे कहोगे बिट्टू जी कहाँ आपका वो करूँ मैं, क्या ये जो कर रहे हो ना, कहाँ मैं ऐसा होगा। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे भी डर के अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मैं करूँगा भी। आप चैलेंज उसको लेके चलेंगे। चैलेंज है, दिस इज चैलेंज है, ताकि मैं 2 साल के बाद आपसे ऐसे मिलूं। और खुद को अभी ऐसा लगता है कि सोच का, प्रवीण जी, जीवन में सोच का बहुत बड़ा रोल होता। इंसान, जेंट्स, लेडीज की स्ट्रक्चरल जो है सबका सेम होता है, बिल्कुल। बट ये जो दिमाग है ये सबका अलग अलग होता है। चाहे चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबकी सोच, सबका मन अलग अलग होता है। ये मेरी थॉट है। सोच बहुत अच्छी, बड़ी हाई रखनी चाहिए। तो कोई मुश्किल तो कुछ नहीं है। मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल, मुश्किल तो कुछ नहीं। मुश्किल तो बुज़दिल लोग होते हैं। काम करने की लगन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आएगा तूफान, आएगा बरसात, आएगी बाधाएं आएगी, सब अगर लगे रहोगे पूरे जज्बात के साथ, सब टल जाता, सब ठीक हो जाता। जी, बहुत एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वी कैन डू एनीथिंग। बिल्कुल। सर, आपकी कोई खास आदत, कोई अजीब सी आदत जिसे आप बदलना चाहते हो या आपके घर वाले बदलना चाहते हो? ये एक तो है कि चाहे कोई भी हो, मुझे नाम नहीं लेना है, चाहे पत्नी, बच्चे, जो पापा होते हैं या जो भी घर में ऐसा कारोबार बढ़ाते हैं, उनको लोग समझते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं कह पाया अपनी बात, घर की मुर्गी ये पापा जो है मेरे, ये पापा मेरे पति तो है, ऐसे ही था, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक बात। तो घर में तो ऐसे ही है, घर में बड़ा सिंपल रहना पड़ता है और घर के माहौल को ठीक करने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। जीवन का बहुत बड़ा मूल मंत्र है नौजवान दोस्तों, बर्दाश्त करना पड़ता है। पेशेंस आना चाहिए। पेशेंस नहीं आया तो एक ही दिन में पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है। इसलिए धैर्य के साथ, वो लाइन है ना कि परिवार में हार माननी चाहिए और खुद से लड़ाई हो, अपने आप से अगर कुछ चैलेंज हो तो उसमें जीतना बहुत जरूरी होता है।
लेकिन परिवार में हारना बहुत जरूरी होता है, खास तौर से तो पत्नी के सामने ना। जी जी, जैसे वो कहें वैसे सुनना पड़ता है जी। सर, वैसे तो आपने हमें अपनी कहानी में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, धैर्य के बारे में, पेशेंस जो आपने बोला, हार्ड वर्क के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, परसीवरेंस के बारे में। लेकिन फिर भी मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि आप तो एंटरप्रेन्योर हैं, आप तो फाउंडर हैं, उन बच्चों के लिए या उन युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे, आप क्या एडवाइस देंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जो आप ही की तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो भी काम किया जाए ऑनेस्टी के साथ किया जाए, लगन के साथ किया जाए। बदलते ज़माने के परिवेश में अपने आप को बदलते रहना चाहिए और उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उत्साह बरकरार है, लगन बरकरार है, ऑनेस्टी बरकरार है, उसमें देश की भलाई और समाज की भलाई भी होनी चाहिए आपके काम में। तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाओगे नौजवान दोस्तों, ये मेरी आप सबको सलाह है। सर, आपने अपनी मेहनत और लगन से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और आपकी जो एडवाइस है कि उत्साह से सारे काम करने चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, परसीवरेंस रखना चाहिए। आई थिंक जितने भी हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज आपकी कहानी को सुनकर और आज आपकी एडवाइस को सुनकर वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने हमें आज वक्त दिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी। सतीराम जी की कहानी सुनकर उन सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स और उन सभी लोगों को एक शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की लगन है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिट्टू टिक्कीवाला को जिम्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ हम अपने जिम्स फाउंडर सीरीज़ का ये 3rd एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।